विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे तरंग संघ की अवधारणा और उसकी रचना कैसे की जाती है। हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से देखा है कि किसी भी कण से, किसी भी मैटर पार्टिकल से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक द्रव्य कण से हम किसी वेव को जोड़ सकते हैं। और उसके लिए हमने संबंध भी देखा है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, डी ब्रॉगली ने दिया था। अब हमें ये देखना है कि जब हम क्वांटम यांत्रिकी में बात करते हैं और ये कहते हैं कि स्थिति और संवेग, या फिर हम ये कहें कि कोई भी जो दो संयुग्मी चर हैं, संयुग्मी विहित चर हैं, कैनोनिकल कंजुगेट वेरिएबल्स हैं, उनका हम एक ही समय पर एक ही निश्चितता से, यथार्थता से मापन नहीं कर सकते हैं। मतलब हर एक के दो विहित संयुग्मी राशियों के कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल्स के मापन में हमेशा कोई ना कोई हमारे पास अनिश्चितता रहेगी। तो उसको आधार मानते हुए अब हम देखते हैं कि जब हम किसी कण से वेव को जोड़ रहे हैं तो वो एक सिंगल वेव जोड़ सकते हैं या फिर एक वेव पैकेट को जोड़ सकते हैं। तो उस वेव पैकेट की अवधारणा को भी हम देखेंगे, ग्रुप वेलोसिटी को भी देखेंगे, फेज वेलोसिटी को भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फेज वेलोसिटी। अब फेज वेलोसिटी क्या है कि किसी निश्चित कला वाला बिंदु माध्यम में जिस वेग से चलता है वह कण का वेग कला वेग होता है। अब मान लो मेरे पास एक x दिशा में गतिशील तरंग समीकरण है जिसका तरंग का विस्थापन हम किससे देते हैं कि जीटा इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, जहाँ ए तरंग का आयाम है, के तरंग के लिए तरंग सदिश है, वेव वेक्टर है, और ओमेगा उसका कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग कहलाता है, और के एक्स माइनस ओमेगा टी उसकी कला हो जाती है। तो नियत कला वेग के लिए ज़रूरी है कि ये जो कला है डी फाई ऑन डी टी यानी डी के एक्स माइनस ओमेगा टी डी टी क्या हो, शून्य हो। तो जब मैं इसका डिफरेंशियल करती हूँ तो मुझे मिल जाता है कि डी एक्स डी टी माइनस ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर यहाँ से मुझे मिलेगा डी एक्स डी टी जिसे मैं फेज वेलोसिटी कहती हूँ, उसका मान मिल जाता है मुझे ओमेगा बाई के बराबर। और चूँकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू है और वेव वेक्टर को हम 2 पाई अपॉन लैम्डा से लिखते हैं तो ये मुझे लैम्डा न्यू मिल जाता है। अब h से अब हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से, और एनर्जी चूँकि क्वांटाइज होती है क्वांटम यांत्रिकी में तो न्यू इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ ई अपॉन एच। तो यहाँ से h कटकर मुझे वी पी का मान क्या मिल जाता है, ई बाई पी। तो यानी जो कण का कला वेग है मैं उसको ओमेगा बाई की से पे के से भी लिख सकती हूँ और उसको ई अपॉन पी से भी लिख सकती हूँ। और मुक्त कण के लिए मैं जानती हूँ मुक्त कण में केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसलिए ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर या फिर पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से मुझे ई बाई पी के लिए मान मिल जाता है पी अपॉन 2m। पी का मान चूँकि एम वी है इसलिए मुझे ई बाई पी मिल जाता है वी अपॉन 2। तो कण का जो कला वेग है वो मुझे मिला वी अपॉन 2, यानी कि कला वेग कण के वेग का आधा है। तो इसका मतलब हम सिंगल वेव को कण से, मुक्त कण से तो नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगर तरंग है तो तरंग कण के वेग से ही आगे बढ़नी चाहिए, उसके साथ साथ ही चलनी चाहिए। अगर वेग ज़्यादा या कम होगा तो जो तरंग है वो कण के या तो आगे चली जाएगी या पीछे रह जाएगी। ज़्यादा वेग होगा तो आगे चली जाएगी, कम वेग होगा तो पीछे रह जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो कण से अगर तरंग जुड़ी हुई है तो वो उसके साथ साथ चलेगी। तो जो तरंग का वेग है वो कण के वेग के बराबर होना चाहिए। तो इसलिए अब हम आपेक्षिक कण के लिए इस बात को चेक करें तो आपेक्षिक कण के लिए हम लिखते हैं ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और पी इज इक्वल टू एम वी। तो कला वेग मुझे मिल जाएगा ई अपॉन पी, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो मुझे मिल जाता है सी स्क्वायर अपॉन वी, यानी फेज वेलोसिटी का मान प्रकाश के वेग से अधिक मुझे मिल रहा है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए एक आपेक्षिक कण के लिए भी मैं एक सिंगल तरंग को कण से नहीं जोड़ सकती। अब हम चाहते हैं तरंग समूह पर, तो यानी तरंग समूह क्या कि एक से अधिक तरंगों का हम समूह लेके चल रहे हैं, और ऐसा समूह कि जब वो एक से अधिक तरंगें एक ही समय पर एक ही दिशा से चलकर अध्यारोपित होती हैं तब परिणामी जो उनका समूह है वो जो परिणामी तरंगों का निर्माण करती हैं, परिणामी तरंग बनाती हैं, वो तरंग समूह कि मॉड्यूलेट आयामों का जो आवरण है जिस वेग से चलता है उसे हम कहते हैं समूह वेग, और ये आवरण कहलाता है तरंग सिंह। यानी जो वेव पैकेट है वो एक तरंगों का समूह है।
अब हम तरंगों के समूह का मुझे क्या वेग मिल रहा है वो हम देखते हैं। तो इसकी गणना के लिए हमने क्या लिया, दो सरल और समान आयाम की परंतु थोड़ी भिन्न आवृत्ति वाली हमने तरंगें ली हैं जो कि x दिशा से चलकर अध्यारोपित हो रही हैं। तो पहली तरंग का विस्थापन हम लिखते हैं a sin k1x माइनस ओमेगा 1t और दूसरी तरंग का विस्थापन लिखते हैं a sin k2x माइनस ओमेगा t। तो परिणामी विस्थापन हो जाता है इन दोनों का योगफल और योग हम करते हैं तो मुझे मिल जाता है 2a साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए सी माइनस डी का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। तो 2a साइन k1 प्लस k2 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी और कोसाइन k1 माइनस k2 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी मुझे मिलता है। तो k1 प्लस k2 को मैं मान रही हूँ 2k के लगभग बराबर, क्योंकि लगभग आयाम बराबर हैं इनके। तो इसलिए k1 प्लस k2 को 2k के बराबर मान लिया, तो इसे 2 कट के बन जाता है 2k, केवल kx बच जाता है यहाँ पे। इसी तरह ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 लगभग 2 ओमेगा बनने से यहाँ मेरे पास आ जाती है फर्स्ट टर्म 2a साइन kx माइनस ओमेगा टी और अंतर को हमने डेल्टा से दर्शा दिया है। इसलिए सेकेंड टर्म आ जाती है कोस डेल्टा k अपॉन 2 के x माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी। तो इस ये जो है ये मॉड्यूल तरंग संघ का जो समीकरण मुझे मिला है उसमें ये जो है कर्ण, इसके द्वारा अगर मैं देखूं तो ये तरंग संघ का ये कला है। तो कला से हम देखते हैं कि कला वेग क्या मिल जाता है वापस सिमिलर तरीके से ओमेगा बाई के। और ये जो है मुझे मिलता है 2a कॉस हाफ के एक्स डेल्टा के एक्स माइनस डेल्टा ओमेगा टी जो मुझे मिला है ये है तरंग संघ का मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलेटेड आयाम। और अधिकतम आयाम के लिए ये तरंग संघ जिस वेग से चलता है वो कहलाता है इसका समूह वेग। और उस समूह वेग के लिए हम क्या करते हैं x इजिकल टू एक्स डैश और t इजिकल टू टी डैश पर मान लो ये अधिकतम आयाम मुझे मिल रहा है तो उस स्थिति के लिए हम निकालते हैं समूह वेग का मान। तो उसके उस स्थिति के लिए डेल्टा के एक्स डैश माइनस डेल्टा ओमेगा टी डैश का मान क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो जब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो हमारे पास राइट हैंड साइड में शून्य आ जाता है और इसको मैं जब देखती हूँ इसको सॉल्व करती हूँ तो डी एक्स डैश डी टी जो कि आपके पास समूह वेग है उसका मान मुझे मिल जाता है डेल्टा ओमेगा डेल्टा के वैन के स्टैंडिंग टू जीरो। तब ये वी जी, ये जो ग्रुप वेलोसिटी है जिसको मैं वी जी से लिख रही हूँ, समूह वेग जिसको मैं वी जी से लिख रही हूँ उसका मान बन जाता है डी ओमेगा डी के। और इसको हम पुनः, जो कि ओमेगा हम जानते हैं 2 पाई न्यू है, एक के जो मेरे पास है 2 पाई बाई लैम्डा है, इसको मैं निरूपित करती हूँ तो ये मुझे मिल जाता है वी जी का मान डी ई डी पी के बराबर। ये सिंपल एक रिलेशन आप कन्वर्ट कर सकते हैं खुद भी। तो समूह वेग का मान मुझे मिल जाता है डी ई डी पी। इसका मतलब समूह वेग को आप डी ओमेगा डी के से भी निरूपित कर सकते हैं और डी ई डी पी से भी निरूपित कर सकते हैं ऊर्जा संवेग के पदों में। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि इस समूह वेग का मान मुझे मुक्त कण के लिए क्या मिलता है और अपेक्षित कण के लिए कितना मिलता है। तो मुक्त कण के लिए पुनः इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m से हम डी डी पी का जब मान निकालते हैं तो मुझे v के बराबर मिलता है। तो मुक्त कण के लिए जो ग्रुप वेलोसिटी है उसका मान मुझे मिला v के बराबर। इसी तरह अपेक्षित कण के लिए ई इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी लिखते हैं जिसका मान हम देख चुके हैं पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर की पावर हाफ से दिया जाता है। अब यहाँ से मैं 2 पाई से ऊपर नीचे गुणा कर देती हूँ तो ये एच क्रॉस ओमेगा बन जाता है और एच क्रॉस ओमेगा बन जाता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर की पावर हाफ। इसको डिफरेंशियल करते हैं तो एच क्रॉस डी ओमेगा डी के बन जाता है हाफ 1 अपॉन पी स्क्वायर, क्योंकि पहले इसका करेंगे तो हाफ आएगा फिर अंदर वाले का करेंगे तो पावर हाफ का माइनस हाफ हो जाएगा तो माइनस हाफ यानी नीचे चला जाएगा। फिर आप इसका करेंगे पी स्क्वायर का सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर एज इट इज़ ये बन जाएगा 2p डी पी डी के और ये कांस्टेंट है इसलिए ये 0 देगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वापस ये टर्म पुनः अगर मैं देखूँ तो ये इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है तो नीचे एम सी स्क्वायर मैंने लिख दिया है 2p सी स्क्वायर था ही सही, 2 से 2 यहाँ पर आपके पास कट जाता है और आपके पास यहाँ मिल जाता है मुझे p अपॉन एम डी पी डी के। या फिर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो डी ओमेगा डी के का मान मुझे क्या मिला, क्योंकि पी एच क्रॉस को मैं यहाँ नीचे ले आई हूँ तो ये बन जाता है पी अपॉन एच क्रॉस एम डी पी डी के। और डी ब्रॉगली संबंध से मैं जानती हूँ पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा या पी इज इक्वल टू एच क्रॉस के होता है, इसलिए डी पी डी के का मान मिल जाता है मुझे एच क्रॉस। तो यहाँ मैं जब एच क्रॉस रख दूँगी तो एच क्रॉस से एच क्रॉस कट के डी ओमेगा डी के मुझे मिलेगा पी बाई एम और पी चूँकि एम वी होता है और एम कट जाएगा तो डी ओमेगा डी के मुझे मिल जाएगा वी के बराबर। यानी कि जो समूह वेग है अपेक्षित कण के लिए वो भी मुझे कण के वेग के बराबर मिल जाता है। तो मैं चाहे अपेक्षित कण लूँ चाहे मुक्त कण लूँ मुझे समूह वेग का मान कण के वेग के बराबर मिलता है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि कण के साथ मैं एक एकल तरंग की बजाय क्या जोड़ सकती हूँ, एक तरंग संघ को जोड़ सकती हूँ।
जो किससे चलता है, ऐसे समूह वेग से चलता है जो कि जिसका वेग जो है समूह वेग वो कण के वेग के बराबर है। और ये जो तरंग संघ को हम कैसे दर्शाते हैं ये हमने दिखाया है यहाँ पर कि ये तरंग संघ का निरूपण कैसे किया जाता है। ये मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड है, ये पूरा का पूरा ये एक जो मॉड्यूलेटेड तरंगों का आयाम है ये एक सिंगल वेग से ओमेगा बाई के फेज वेलोसिटी से आगे बढ़ता है। अब है एक विमीय तरंग संघ की रचना हम कैसे करते हैं, और इसके लिए हम फोरियर थ्योरम को काम में लेते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म को काम में लेते हैं। तो हम ये जानते हैं कि एक्स दिशा में किसी समतल गतिशील तरंग का समीकरण हम जीटा की बजाय साई, क्योंकि हम तरंग फलन यहाँ पे लेते हैं तो तरंग फलन साई के रूप में अभी हम इसको निरूपित कर सकते हैं ए एक्सपोनेंशियल आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी से। ये अब यहाँ पर ऐसे तरंग के समीकरण को निरूपित कर रहा है जिसका स्थिति और संवेग मैं ज्ञात कर सकती हूँ यथार्थ रूप से। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी में चूँकि हम स्थिति और संवेग का यथार्थ निर्धारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसको एक तरंग संघ से जोड़ते हैं और एक औसत तरंग संख्या के निकट डेल्टा एक्स क्षेत्र में समतल तरंग संघ के लिए हम फोरियर समीकरण यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक मेरे पास एक ऐसा तरंग संघ लिया है जो कि के जिसका वेव वेक्टर के ज़ीरो के निकट इसका विस्तार हो रहा है किस रीजन में, के ज़ीरो प्लस डेल्टा के में और के ज़ीरो माइनस डेल्टा के में इस तरंग संघ का मैंने विस्तार किया है। तो इस तरंग संघ के विस्तार के लिए फोरियर प्रमेय से मैं लिख सकती हूँ कि साई एक्स टी इज इक्वल टू 1/√2π। यहाँ 1/√2π नॉर्मलाइजेशन के लिए लिया गया है क्योंकि तरंग फलन को हम नॉर्मलाइज रखते हैं। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यानी पूरे स्पेस के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसमें ये रीजन भी कवर हो जाएगा के ज़ीरो प्लस डेल्टा के से लेकर के ज़ीरो माइनस डेल्टा के वाला, और ए के ई की पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के, जहाँ ए के क्या है तरंग संघ का आयाम है जो कि के का फलन है। अब इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से मैं इसका आयाम भी लिख सकती हूँ, और आयाम जब मैं लिखती हूँ इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मर से तो मुझे मिल जाता है 1/√2π साई एक्स टी ई की पावर माइनस आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी एक्स। अब इस चूँकि हमने देखा है कि हम के ज़ीरो के निकट हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करके तरंग संघ का निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए ओमेगा के का हम विस्तार करते हैं के ज़ीरो प्लस माइनस डेल्टा के में। तो हम ओमेगा के को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा के ज़ीरो प्लस के माइनस के ज़ीरो, यानी के को ज़ीरो को जोड़ भी दिया है और घटा भी दिया है। और अब हम इसका के ज़ीरो के निकट टेलर विस्तार करते हैं, टेलर प्रमेय से विस्तार करते हैं तो मुझे मिल जाता है ओमेगा के इज इक्वल टू ओमेगा के ज़ीरो के माइनस के ज़ीरो डी ओमेगा डी के प्लस के माइनस के ज़ीरो का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डी2 ओमेगा डी के स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब उच्च घातीय पदों को नगण्य मान लेते हैं, केवल दो ही पद हम रखते हैं क्योंकि ये जो हमने विस्तार किया है वो बहुत अल्प रीजन में किया है, इसलिए हायर ऑर्डर टर्म्स में पास नगण्य हो जाएंगी। तो ओमेगा के का मान मुझे मिल जाता है ओमेगा के ज़ीरो प्लस के माइनस के ज़ीरो डी ओमेगा डी के। अब यहाँ पर चूँकि मेरे पास के एक्स माइनस ओमेगा टी है तो उस के एक्स माइनस ओमेगा टी में जब मैं रखती हूँ मान, तो के एक्स एज इट इज़ है, ओमेगा के की बजाय हम यहाँ मान रख रहे हैं तो ये मान हो जाएगा ओमेगा ज़ीरो प्लस के माइनस के ज़ीरो डी ओमेगा डी के, और यहाँ इसके साथ टी जुड़ा हुआ है इसलिए इंटू टी। अब हम क्या करते हैं के ज़ीरो एक्स इस इक्वेशन में जोड़ भी देते हैं और घटा भी देते हैं। तो यहाँ पर के ज़ीरो एक्स मैंने रखा हुआ है, जोड़ा है तो वो हो गया, तो के ज़ीरो एक्स माइनस ओमेगा ज़ीरो टी यहाँ से ले आई मैं, और ये के एक्स यहाँ से टर्म आ रही है और के ज़ीरो एक्स मैंने जोड़ा भी है तो घटाया भी है, तो ये फाइनली टर्म बन जाती है के माइनस के ज़ीरो ब्रैकेट में और इंटू एक्स, और यहाँ से मेरे पास जो टर्म आती है वो आती है के माइनस के ज़ीरो डी ओमेगा डी के इंटू टी। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म मेरे पास एज इट इज़ है, इन दोनों टर्म्स को जब मैं इकट्ठा करती हूँ तो के माइनस के ज़ीरो कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर बच जाता है एक्स माइनस डी ओमेगा डी के टी, और डी ओमेगा डी के मेरे को अच्छे से मालूम है वी जी है, तो मैं इसको डी ओमेगा डी टी को किससे रिप्लेस करूँगी वी जी से। तो अब मैं जो तरंग समीकरण है तरंग फलन का जो समीकरण है उसको तरंग समीकरण में तरंग फलन को मैं इस तरह से दर्शा सकती हूँ कि साई एक्स टी इज इक्वल टू 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए के की पावर आइटा के ज़ीरो एक्स माइनस ओमेगा ज़ीरो टी, यानी ये दो टर्म हैं क्योंकि मेरे पास ई की पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी था, तो आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी में मैंने इसको रिप्लेस किया है, तो ये टर्म मेरे पास के एक्स माइनस ओमेगा टी के लिए ही है, तो ये ई की पावर आइटा में मैंने यहाँ दो टर्म्स करके दर्शाई हैं। तो ए के ई की पावर आइटा के ज़ीरो एक्स माइनस ओमेगा ज़ीरो टी, और दूसरी टर्म बन जाती है ई की पावर आइटा के माइनस के ज़ीरो एक्स माइनस वी जी टी। और यहाँ से अगर मैं साई एक्स टी को लिख रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मैंने क्या किया है कि
ये चूँकि दोनों टर्म्स कांस्टेंट हैं और k0 के निकट विस्तार किया गया है, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास जो लिमिट बच जाती है, यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है, ये हमें ध्यान रखना है कि किसके साथ हो रहा है, डी के साथ हो रहा है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ डी के। अब यहाँ पर ये जो साई एक्स टी है, ये चूँकि कांस्टेंट टर्म मैंने बाहर ले ली है, तो ये बन जाता है e की पावर आइटा k0 x माइनस ओमेगा 0 t, और ब्रैकेट में 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए के e की पावर आइटा k माइनस k0 x माइनस वी जी टी। तो जहाँ पर ये मेरे पास वी जी आ गया, समूह वेग आ गया, इसका मतलब ये किसका निरूपण कर रहा है, एक तरंग संघ का निरूपण कर रहा है, जिसकी तरंग संख्या k0 है और आवृत्ति या हम कहें कोणीय वेग कितना है, ओमेगा है, और इसका मॉड्यूलेटेड जो एम्पलीट्यूड फंक्शन है उसका मान ये है, क्योंकि ये तो फेस फंक्शन है और ये एम्पलीट्यूड फंक्शन है। और एम्पलीट्यूड फंक्शन कितना है, मान इसका वेव पैकेट के लिए 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए के की पावर आइटा के माइनस k0 x माइनस वी जी टी इंटू डी के। तो ये है, ये पूरा जो फलन है ये किसको निरूपित कर रहा है, एक तरंग संघ को, जहाँ इसका ये फेस पार्ट है और सेकेंड टर्म मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि आपके पास अगर मैं त्रिविम निर्देशांकों में इसको निरूपित करूँगी तो x की बजाय मैं r रख दूँगी, तो और √2 मेरे पास तीनों डायमेंशंस में आएगा, तो √2 का क्यूब हो जाएगा। तो 1/√2 का क्यूब ए के ई की पावर आइटा के एक्स की बजाय k डॉट r माइनस ओमेगा टी डी के, ये हो गया तरंग फलन। और एम्पलीट्यूड फंक्शन अगर मैं लिखूँगी तो वो हो जाएगा √2 का क्यूब साई एक्स टी एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा के डॉट r माइनस ओमेगा टी डी आर। तो यहाँ पर मैं चूँकि अच्छे से जानती हूँ कि k का मान मैं चेंज करके p/h लिख सकती हूँ और ओमेगा का मान e/h लिख सकती हूँ, तो ये कन्वर्ट होके मेरे पास इस रूप में भी आ सकता है कि ये वेव वेक्टर की बजाय ये किस टर्म्स में आ जाएगा, ये वेव वेक्टर है, यहाँ वेव वेक्टर के टर्म्स में हमने लिखा, इसकी बजाय ये मोमेंटम के टर्म्स में भी आ सकता है। तो मोमेंटम के टर्म्स में साई आर टी फंक्शन मुझे क्या मिल जाता है, 1/2πh की पावर 3/2 इंटीग्रेशन ए पी एक्सपोनेंशियल आइटा अपॉन h क्रॉस p डॉट r माइनस ई टी इंटू डी पी। अब यहाँ एक बात ध्यान रखें, अगर मुझे तरंग संघ को निरूपित करना है 3 डायमेंशन में, तो यहाँ आर टी हो जाएगा, यहाँ पे k0 डॉट r हो जाएगा, ए की बजाय हम ए के ही रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर x की बजाय r हो जाएगा। तो ये बात मुझे ध्यान रखनी है। तो ये पूरा तरंग संघ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, त्रिविम में कन्वर्ट हो जाएगा, जब हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे, r से। और अगर हम इसको मोमेंटम के टर्म्स में चाहते हैं तो k की बजाय हम क्या रखेंगे, p/h क्रॉस रखेंगे। तो ये मुझे ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैं इसका निरूपण मोमेंटम और एनर्जी के टर्म्स में भी कर सकती हूँ, और कोणीय वेग और जो वेक्टर है, वेव वेक्टर है, उसके टर्म्स में भी मैं इसको निरूपित कर सकती हूँ। और अगर तरंग फलन मेरा नॉर्मलाइज हो तो ये साई स्टार साई, जिसको मैं डीटॉ कहती हूँ, या साई स्टार साई 1 डायमेंशन में dx कहती हूँ, या फिर इसको हम कह देंगे तो ये बन जाएगा साई एक्स टी का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का मान। और एम्पलीट्यूड के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ए पी स्क्वायर डी पी का मान क्या होना चाहिए, होल स्पेस में जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये मान क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। और इसी कांस्टेंट के निरूपण से हमारे पास यहाँ पर जब हम एनर्जी और मोमेंटम के टर्म्स में लिखते हैं तो कांस्टेंट मुझे मिलता है 1/2πh क्रॉस की पावर 3/2 3 डायमेंशन में, और 1 डायमेंशन में करूँगी तो केवल 1/2πh क्रॉस मिलेगा। इसी तरह अगर मैं बात कर रही हूँ के और ओमेगा के टर्म्स में, तो ये कांस्टेंट मुझे मिलता है 1/√2 मिलता है 1 डायमेंशन में, और त्रिविम में मिल जाता है 1/√2 का पावर क्यूब। तो ये सब इसीलिए है क्योंकि तरंग फलन को हम क्या मानते हैं, प्रसामान्यकृत मानते हैं। तो ये इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। धन्यवाद।